साथ टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम के रिमांड की अवधि खत्म हो गई और इसके बाद ईडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने अदालत से मंत्री आलमगीर को बिरसा मुंडा जेल भेजने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को होटवार जेल भेज दिया गया है। बता दें कि ईडी की टीम पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 14 दिनों की रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। यह भी हम आपको बता दें कि जांच एजेंसी नियमानुसार किसी भी आरोपी को अधिकतम 14 दिनों की रिमांड पर ही रखकर पूछताछ कर सकती है। आज ईडी वाले मंत्री जी को प्रोड्यूस किए, जुडिशियल कस्टडी के लिए प्रेयर था, उनका रिमांड कंप्लीट हो गया, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है। डायरेक्शन दिया गया है जेल सुपरिटेंडेंट को कि उनका मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए, मेडिकल एड दिया जाए जो कि रिक्वायर्ड है और एज पर जेल मैनुअल जो फैसिलिटीज़ है उनको मिलेगा। सर, अब बेल को लेकर आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? क्योंकि अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, बेल ही आगे की प्रक्रिया रहेगी, की जाएगी। अब आज से जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं, उसके बाद ही ना बेल की कार्रवाई की जाएगी उस अभी कोई एविडेंस वगैरह कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत करेंगे। चित्रंजन, देखिए, अगर हम बात करें तो टेंडर कमीशन मामले में आलमगीर आलम से 14 दिनों तक पूछताछ हुई। इसके बाद आखिरकार ईडी ने कोर्ट से यह अनुमति मांगी कि उन्हें होटवार जेल भी भेज दिया जाए। इसी बीच कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को होटवार जेल भेज दिया गया। फिलहाल सबसे पहले चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी हमें दें। देखिए अंकिता, 14 दिनों तक ईडी जो है अपनी रिमांड में लेकर मंत्री आलमगीर आलम से ईडी कार्यालय में पूछताछ की। इस दौरान संजीव लाल, आईएएस मनीष रंजन, जहांगीर आलम जो संजीव लाल के नौकर थे, उनको आमने सामने बिठाकर भी आलमगीर आलम के साथ पूछताछ हुई। इस पूरे पूछताछ के क्रम में सबसे ज्यादा मुश्किलें ईडी के अधिकारियों को ही हुई। ईडी के अधिकारियों को ही सबसे ज्यादा मुश्किलें इसलिए हुई क्योंकि ज्यादातर सवालों के जवाब आईएएस मनीष रंजन और आलमगीर आलम एक ही दे रहे थे कि इसकी मुझे जानकारी नहीं, विभागीय कार्रवाई का एक हिस्सा है जिस पर फाइलें आगे बढ़ाई जाती है। तो लेकिन जिस तरीके से ईडी लगातार सवाल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईडी का जो जांच का दायरा वो लगातार बढ़ रहा था और आलमगीर आलम के खिलाफ जो तथ्य सामने आ रहे, जो सबूत ईडी को हाथ लग रहे, वो कहीं ना कहीं आलमगीर आलम के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी। अब जो न्यायिक हिरासत की अगर बात की जाए तो देखिए, आज जो है ईडी रिमांड पर, ईडी के रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम थे, उनको कोर्ट में पेश करके अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया होटवार जेल। अब होटवार जेल में वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, लेकिन इस दौरान इस 14 दिनों की पूछताछ में जो है कई महत्वपूर्ण चीजें जो है ईडी को हाथ लगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मंत्री आलमगीर आलम के जो खास लोग थे, अचानक से उनकी संपत्ति में भी और व्यापार में, बिजनेस में भी बढ़ोतरी हुई है। जिनके यहाँ कल तक 4-5 गाड़ियां थी, आज शतक पार कर ली है, मतलब सेंचुरी पार गाड़ियां उनके पास है, जहां 2020 से यह मामला है। जबकि अगर राज्य सरकार के किसी भी मंत्री से राज्य सरकार का अगर आप हिसाब पूछेंगे तो 2 साल कोरोना का बहाना जरूर बताएगी, 2 साल कोरोना का नाम वो जरूर लेगी कि 2 साल कोरोना में सरकार जो काम नहीं कर पाए। लेकिन उस कोरोना काल में भी मंत्रियों के जो चहेते रहे, उनका कामकाज चलता रहा और वो अपने संपत्तियों में इजाफा करते रहे, बिजनेसों में इजाफा करते रहे। तो ईडी की नजर उस पर भी थी और ईडी के जांच का जो दायरा है वहां तक भी गया है। अब मंत्री आलमगीर आलम से तो पूछताछ हो गई, इनसे जो पूछताछ हुई वहां कई अहम चीजें जो ईडी को हाथ लगी है। ऐसे में आईएएस मनीष रंजन को जब 3 जून को फिर से एक बार ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं साथ ही साथ और भी कई करीबी खासम लोग जो हैं आलमगीर आलम के रहे, उन तक भी शिकंजा जल्द ही जाने वाला है। और सूत्रों के हवाले की अगर बात की जाए, अंदर खाने की बात की जाए, तो एक साथ 3-4 लोगों को जो है समन भेजने की ईडी की भी तैयारी चल रही है। उन लोगों को समन भेजकर ईडी जो है पूछताछ के लिए बुलाएगी और पूछताछ के बाद आलमगीर आलम की तरह ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है अंकिता, क्योंकि अंदर से जो बातें सामने आ रही कि जल्द कुछ लोगों की और गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी को पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं और कहे तो विभाग के अधिकारी भी हैं
पूछताछ तो उनसे भी होगी। और देखिए, अगर हम बात करें चित्रंजन मंत्री पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की, तो चलिए उनसे 14 दिन की पूछताछ हुई, इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। लेकिन अगर हम पूछताछ की बात करें तो पूछताछ में कई खुलासे हुए। कोडिंग, जिस तरीके से एम और एच कोड का नाम सामने आया, तो दूसरी तरफ ये ईडी की जांच का दायरा बढ़ा टेंडर कमीशन घोटाले में, तो आईएएस मनीष रंजन से 9 घंटे तक लगातार पूछताछ होती है। और जिस तरीके से आपने बताया कि 3 जून को उनसे एक बार फिर से पूछताछ होगी, तो ऐसे में क्या चित्रंजन सड़क निर्माण विभाग के भी टेंडर में कुछ घोटाले की बात सामने हो सकती है? क्या वहां तक भी जांच का दायरा बढ़ सकता है? क्योंकि आईएएस मनीष रंजन की बात करें तो पहले वो ग्रामीण विकास विभाग के सचिव थे और अब सड़क निर्माण विभाग के सचिव हैं। बिल्कुल, देखिए जांच का दायरा लगातार ईडी का बढ़ रहा अंकिता। अब याद होगा यह ईडी का सबसे पहला जो झारखंड में रेड हुआ था 2022 में आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ हुआ था मामला। उसके बाद बढ़ते गया, जमीन पर भी ईडी की नजर है, उस पर भी जांच का दायरा बढ़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी होती है। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग पर जब जांच करती है ईडी के अधिकारी, जांच करते, रेड करते उनके पीएस के यहाँ, तो 35 करोड़ से भी ज्यादा का रकम रिकवरी होता है। तो देखिए ये जांच का दायरा ईडी का बढ़ रहा है। और ये सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग में सिर्फ 1000 करोड़ 2000 करोड़ का नहीं, ग्रामीण विकास विभाग में ऐसा बताया जा रहा है कि 3000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला जो वो हुआ है। और जो टेंडर माइनेज और इन सभी चीजों में भी जो परसेंटेज का खेल है वो सिर्फ 1-2 व्यक्ति या 1-2 अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। ये नीचे स्तर से लेके ऊपर लेवल तक के लोगों पर ये बराबर बढ़ता था। जांच ईडी उसी की कर रही कि आखिर किसको किसको जो है वो परसेंटेज जाता था, साथ ही साथ किसके कहने पर ये पूरा टेंडर मैनेज होता था। क्योंकि संजीव लाल से जब पूछताछ ईडी कर रही थी तभी ये बात सामने आई थी कि संजीव लाल की भूमिका क्या रहती थी टेंडर मैनेज पर, चाहे वो ग्रामीण विकास की बात करें या पथ विभाग में भी संजीव लाल जो है वो मैनेज करने के लिए जाते थे। क्योंकि अधिकारियों के साथ इनकी अच्छी पकड़ हो गई थी, क्योंकि लगातार ये लंबे समय से ओएसडी जो है वो पीएस रहे हैं मंत्री के, ऐसे में उनका अधिकारियों के बीच पकड़ मजबूत हुई। यही कारण है सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग पर ही संजीव लाल की पकड़ मजबूत नहीं थी, यहाँ पर उनकी सिर्फ तूती नहीं बोलती थी। कई और भी विभाग हैं जहां पर संजीव लाल के कहने पर ठेकेदारों को टेंडर मिलते थे। ये पूरा जो करप्शन बीच का जो पैसा होता है उसको ये मैनेज करता था और उसमें भी अपना परसेंटेज बनाता था संजीव लाल। अंकिता, चित्रंजन, देखिए मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। जाहिर सी बात है जब कोई भी मंत्री ईडी के हत्थे चढ़ता है या ईडी की जो शिकंजा उस पर जो कसा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड की राजनीति में उथल पुथल भी हमें देखने को मिलती है। तो एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि जो टेंडर कमीशन घोटाला है वो 1 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। तो दूसरी तरफ अगर हम राज्य सरकार की बात करें जो अभी सत्ता पक्ष में है, तो उनका कहना है कि ईडी को जांच करना चाहिए। यहां तक कि सुप्रिया भट्टाचार्य ने ईडी को यह सलाह भी दी थी कि ईडी पहले ये जांच करे कि वो पैसा किसके राज्य का है। क्योंकि अगर हम बात करें तो सीपी सिंह के कार्यकाल की उन्होंने याद दिलाई, तो ये कहे कि सुप्रिया भट्टाचार्य ने ईडी को ये सलाह दिया था कि आप ये जो पैसे मिले हैं इसकी पहले जांच करें आखिर ये पैसा किसका है। क्योंकि जो संजीव लाल की बात कही जा रही है वो किसी और के भी पीएस रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि उथल पुथल हमें देखने को मिले। अब आलमगीर आलम तो न्यायिक हिरासत में चले गए। तो फिलहाल अभी की राजनीतिक स्थिति क्या है चित्रंजन झारखंड में? देखिए अंकिता, ये राजनीतिक बयान अपने बचाव पक्ष के लिए ठीक है, लेकिन ईडी के तरफ से जो बातें सामने आई है कि यह जो रिकवरी हुए पैसे हैं ये कोई 5-10 सालों का नहीं है, ये 3 महीने का है अंकिता। ये 3 महीने में वो रिकवरी किए गए पैसे थे, तो 3 महीने में ही उतने जो भारी रकम जो है वो वसूली की गई थी। क्योंकि आचार संहिता लगना था उससे पहले कई टेंडर रिलीज किए जाते हैं, या फिर कहा जाए तो कई टेंडरों के लिए पहले से ही पैसे ले लिए गए हैं अधिकारियों से कि जब आचार संहिता हटेगी तो आपको ये टेंडर मिलेगा, आप एडवांस में ही जो है भ्रष्टाचार का पैसा, अब हमारा परसेंटेज का पैसा एडवांस में कुछ आप लगाइए तो आपको काम मिलेगा। यह भी किया गया है, इस तरह से भी उगाही की गई है। आरोप प्रत्यारोप ठीक है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार, लेकिन इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो झारखंड दौरे पर आए वो सभी इस भ्रष्टाचार का इस मामले को, चाहे हेमंत सोरेन से संबंधित जो मामले पर बात की जाए या फिर आलमगीर आलम से संबंधित बात की जाए, उन तमाम मुद्दों को बीजेपी के बड़े नेताओं ने राज्य में भुनाने की कोशिश की है। सिर्फ राज्य में ही नहीं, राज्य के जो पड़ोसी जो राज्य है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी और बाकी जो बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर रहे हैं उनके सभाओं में इसका जिक्र, इस भ्रष्टाचार का जिक्र जरूर किया गया है।
जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, मैं आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि आज खत्म हुई, जिसके बाद उन्हें ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को होटवार जेल भेजने की अनुमति मांगी। हालांकि कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच आलमगीर आलम को होटवार जेल भेज दिया है। और लगातार अगर हम ईडी की ही बात कर ले तो टेंडर कमीशन घोटाले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ न्यायिक हिरासत में आलमगीर आलम भेज दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ आईएएस मनीष रंजन से 9 घंटे तक बीते दिन पूछताछ हुई। 3 जून को भी उन्हें बुलाया गया है, जहां उनसे दूसरी बार पूछताछ होगी। ऐसे में पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, अब इस पर तो इंतजार करना पड़ेगा।